अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक आप सबको। उसके बाद आप फीडबैक दें ज़रा, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके बेटा, आप नीटिंग से हो? सर वीविंग। वीविंग से, ओके बेटा। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। आपके साथ मैंने ऑलरेडी स्लाइड शेयर की थी। आई होप आपने इनको रीड किया होगा और बुक से भी आपने स्टडी की होगी। सो लेट्स हैव डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। आप लेक्चर के दौरान आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको नेक्स्ट समझ नहीं आ रही, यू कैन डू, बट प्रेफरेबली आप लेक्चर के एंड पे अपने क्वेश्चन करें तो हम उसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके वर्क के दौरान में एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हो सकती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें जितने भी टेक्निकल काम होते हैं या कह लें कि लेबर के काम होते हैं, उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं। एम्प्लॉयज़ की को मुख्तलिफ फॉर्म में हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनकी टीम्स बना के, उनको डिफरेंट रोल्स दे के, कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें इंक्लूड करके, फिर हम कभी कुछ सर्वेस कंडक्ट करते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन जानने के लिए, या हम उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे सिस्टम में, तो उसके लिए हम एम्प्लॉयज़ को साथ में लाते हैं टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो डिफरेंट फॉर्म्स है जिसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के फंक्शन करने के लिए। जब एम्प्लॉय प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो वो अपनी सजेशंस को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट को कन्वे कर सकते हैं। हम इस पे स्टडी करेंगे आज। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज वन अप्रोच टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तब ये एक बड़ी अम्ब्रेला में ये वाला सेंटेंस है कि आप क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो एम्प्लॉयज़ को उसमें इन्वॉल्व करो। व्हेन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व तो आपकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। ये कैसे होगी, इसको हम स्टडी करेंगे। जापानीज यूज दिस टेक्निक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सक्सेसफुली। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करके कैसे जापानीज ने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट किया। सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे बात कर रहे थे कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉय का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और जापानीज़ ने इसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट किया। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की मोटिवेशन क्या हो सकती है? Knowledge of motivation helps to understand the utilization of employee involvement to achieve process improvement. जब हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने से हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने की मोटिवेशन क्या हो सकती है। एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में अपने आप को इंक्लूड करता है, तो उसकी अपनी क्या मोटिवेशन होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। इसके मेनली हमारे पास दो थ्योरीज हैं इसके पीछे, एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स और हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। दोनों आपस में रिलेट करती हैं, और कह लें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेसिक ह्यूमन नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो कहता है कि हमारे पास 5 लेवल्स ऑफ नीड्स होते हैं। हमें जो चीज़ें मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, किसी एक टीम का मेंबर बन के उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन
को अचीव करने के लिए वो 5 नीड्स होती हैं। सबसे पहली नीड्स इसके बॉटम लेवल पे हम देखें तो सर्वाइवल की होती है। लाइफ सेविंग या लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाले ये चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, जैसे हमें खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, कपड़े चाहिए, ये बेसिक नीड्स हैं। तो सबसे पहली मोटिवेशन किसी भी एम्प्लॉई की ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करने के लिए होती है उसका अपना सर्वाइवल। सेकेंड लेवल आता है सिक्योरिटी। जब सर्वाइवल हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड टू द सिक्योरिटी, द सेकंड वन, जिसमें आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूड होता है। तो जब हम इन चीज़ों से आगे निकलते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग से, देन वी डिमांड फॉर सिक्योरिटी। द थर्ड वन इज अ सोशल नीड। व्हेन वी आर सिक्योर्ड, वी हैव बेसिक नीड्स, देन हम अपने अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहते हैं, हम ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, हम लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनसे उनकी बातें सुनना चाहते हैं, अपने मसाइल शेयर करना चाहते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो जितनी भी सोशल चीज़ें आती हैं वो इसमें आ जाती हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन इस लेवल तक पहुंच जाती है, हम इतनी अचीवमेंट कर लेते हैं, पहले सर्वाइवल के लिए मूव करते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, फिर हम अचीव कर लेते हैं, सिक्योरिटी हमें अचीव हो जाती है, हमारे अच्छे ग्रुप्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम टीम्स में इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सोशल हो जाते हैं, देन वी गो फॉर सेल्फ एस्टीम, दैट इज योर ओन प्राइड। हम सिक्योर और सोशल होने के बाद ये चाहते होते हैं कि हम जो काम करें उसको रिकग्नाइज किया जाए, उसके ऊपर हमें अवार्ड दिया जाए, हम अपने आप में प्राउड फील करें, वी डिड दिस थिंग, ये एक अच्छी चीज़ थी जिसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके अचीव किया। फोर्थ लेवल ऑफ मोटिवेशन, जब चौथा लेवल भी अचीव हो जाता है किसी एम्प्लॉई को, सर्वाइवल के बाद, उसकी जॉब सिक्योर होने के बाद, सोशल होने के बाद, सेल्फ एस्टीम अचीव करने के बाद, अपने काम का प्राइड लेने के बाद, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द लास्ट मोटिवेशन, जो कि आपको आपके पोटेंशियल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि आपकी जितनी एबिलिटीज़ हैं, आप उन एबिलिटीज़ को अचीव करने की तरफ जाते हो। समटाइम्स एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होते हैं जितना उनको असाइन किया हुआ होता है, उस असाइन किए हुए वर्क को करना इज़ नॉट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपका अपना पोटेंशियल कितना है उस काम को करने का, आप फिर उस पोटेंशियल तक जाते हो। और ऐसे लोग होते हैं जो कि बाद में लीडर्स भी बनते हैं, कि वो उन्होंने सेल्फ अपने आप को रिकग्नाइज किया होता है, अपनी पोटेंशियल को देखा होता है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, तो वो उस लेवल तक जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो हम रिपीट करते हैं, सबसे पहली मोटिवेशन हमारे पास होती है सर्वाइवल की। जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो देन वी मूव टुवर्ड्स सिक्योरिटी। हम सिक्योर होना चाहते हैं अपनी पेस में, सैलरीज में, अपनी जॉब में, वर्क एनवायरनमेंट में, अपनी लाइफ के लिए। फिर हम सोशल होना चाहते हैं। जब ये सिक्योरिटी अचीव हो जाती है तो हम रिलैक्स होते हैं, हम रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, हम दोस्तियाँ बनाते हैं, अपनी टीम्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने काम का प्राइड लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम को अच्छा कहा जाए और उसके ऊपर रिवार्ड किया जाए। इन द लास्ट वन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम अपने पोटेंशियल तक काम करने को रियलाइज करते हैं और वहां तक हम अचीवमेंट करते हैं। सेम जो दूसरी थ्योरी मैंने आपको बताई थी, दैट इज हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। एक्चुअली ये वाले 5 पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। उसने 2 फैक्टर्स बनाए हैं जो पहली 3 बेसिक नीड्स हैं, सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड सोशल। इनको फर्स्ट फैक्टर कहा है, दैट इज हाइजीन फैक्टर, और आखिरी 2 इनको मोटिवेशन फैक्टर्स कह दिया। हाइजीन फैक्टर is the first factor for employees motivation और employees inspiration to work। हाइजीन फैक्टर अगर इसको मोटा मोटा सा डिफाइन करें तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, तो जितनी अच्छी होंगी उतना ही एम्प्लॉई ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें उसकी पेस भी आ जाती हैं, उसमें उसका वर्क एनवायरनमेंट भी आ जाता है, किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, जॉब की सिक्योरिटी कितनी, जिसको हम बेसिक चीज़ों में ला सकते हैं। जो मैस्लोस के
मैस्लो के पहले 3 पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। दीज आर हाइजीन फैक्टर्स। सो क्वालिटी, सुपरविजन, ये जो आपकी टीम बनती है उसके सुपरवाइजर किस तरह के हैं, उनका बिहेवियर, उनका टीम को वर्क करवाना वो किस तरह से, आपकी पेज हैं, कंपनी की पॉलिसीज किस तरह की हैं, आपकी प्रमोशन की पॉलिसीज हैं, आपको कह लें कि हेल्थ इंश्योरेंस है या दूसरी चीज़ें हैं, वो पॉलिसीज किस तरह से इसमें इंक्लूडेड हैं, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, रिलेशंस विद अदर्स एंड जॉब सिक्योरिटी। अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो पहली 3 मैस्लो के पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर है हाइजीन फैक्टर, जिसमें आप सर्वाइवल और जॉब सिक्योरिटी और सोशल होने की तरफ आपका रुझान होता है। तो ये पहला फैक्टर है जो कि जॉब की मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है। द सेकंड फैक्टर इज मोटिवेशन फैक्टर, वो जो काम का प्राइड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। काम का प्राइड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। पहले 3 फैक्टर्स आपकी नीड्स होती हैं, बाकी 2 फैक्टर्स बाकी 2 पॉइंट्स जो मैस्लो के हैं वो आपके मोटिवेशन होती हैं काम करने के लिए। तो पहले 3 फैक्टर को पहले 3 पॉइंट्स को एक फैक्टर में और दूसरे 2 पॉइंट्स को हमने दूसरे फैक्टर में इंक्लूड किया। तो सेकंड मोटिवेशन फैक्टर्स में आपकी प्रमोशंस हैं, जिससे कह लें कि आपके काम को रिकग्नाइज किया जाता है, ये आपके प्राइड में आता है, ये आपके सेकंड पॉइंट में सेल्फ एस्टीम में इंक्लूड होता है। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, आप काम कर लेते हो लेकिन उसमें आपको अपनी ग्रोथ कितनी होती है, आप उससे लर्न कितना करते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग कर रहे हो तो क्या उससे आप अपने आप में भी वैल्यू गेन कर रहे हो, वो वैल्यू आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वर्क बनाती है। आप मार्केट में कहीं और निकलते हो तो आप अगर ऑलरेडी वहाँ से आपने लर्न किया हो, उसके सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह के हों कि आपको बाहर जाके भी अच्छा रिकग्नाइज किया जाए, तो यू गेट मोटिवेटेड फॉर दिस। रिकग्निशन, आपके काम को रिकग्नाइज किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझा जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। कोई न्यू टास्क आ रहे हैं तो वो आपको असाइन किए जाए कि आप सोली उसको कंडक्ट करो या आप अपनी टीम बनाओ और रिजल्ट्स जनरेट करो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरह की आपकी एस्टीम में आती है कि यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइज योरसेल्फ। एंड देन अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट जो है वो आपके प्राइड में आती हैं, आपके काम की रिकग्निशन में आती हैं। तो बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन इन दोनों पॉइंट से अचीव होती है। अगर आपके हाइजीन फैक्टर आप लो अचीव करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस तरह की हैं कि आप ये फैक्टर्स अचीव अच्छी तरह से नहीं कर सकते, तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो। इसी तरह से मोटिवेशन, आपकी बेसिक नीड्स अपनी पूरी करने के बाद आपने अगर काम करने के लिए मोटिवेटेड होना है तो ये मोटिवेशन फैक्टर्स उसमें ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाएंगे तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होगी। नहीं दिए जाएंगे या कम होंगे तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लो होगी। इलस्ट्रेशन ऑफ द सेम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, 5 हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, तो बिलोंगिंग एंड लव और सोशल नीड्स हैं, देन सेल्फ एस्टीम, प्राइड ऑफ योर वर्क और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नोइंग योर ओन पोटेंशियल टू डू वर्क। ये 5 पॉइंट्स मैस्लो की हायरार्की के हैं और इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, हाइजीन फैक्टर्स में और मोटिवेशन फैक्टर्स में। ये हर्सबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी है। ये 3 पॉइंट्स जिसमें बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सोशल नीड्स, ये आती हैं पहले हाइजीन फैक्टर में। इसमें कौन कौन सो, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो कि बिलोंगिंग एंड लव में आते हैं, कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी सिक्योरिटी और सोशल में भी ये इंक्लूड होते हैं। सुपरविजन, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, ये आपकी बेसिक नीड्स में आती है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें आपको जब सैलरी अच्छी रहेगी तो आपका फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर बेटर होगी। वर्किंग कंडीशन में आपको सिक्योरिटी का होता है कि इससे आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। इस तरह सुपरविजन अच्छी होगी तो दैट आल्सो रिलेट्स टू योर सेफ्टी सिक्योरिटी एज वेल एज योर सोशल नीड्स। देन योर मोटिवेशन फैक्टर्स, इसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो योर अचीवमेंट्स, जब आप कोई अचीवमेंट करते हो उसके ऊपर आपको रिकग्नाइज किया जाता है तो
ये आपकी सेल्फ एस्टीम है। आप अपने काम के ऊपर प्राउड फील करते हो, आप उससे सोशली लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपके साथ के जो कोलीग्स हैं वो देखते हैं कि इसने ये काम किया, व्हेन दे अप्रिशिएट यू, तो आप अपने काम में सेटिस्फेक्शन महसूस करते हो और उससे आपकी मोटिवेशन होती है। वर्क इटसेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है और एडवांसमेंट। अब ये तीन चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ऐसी आती हैं कि आप जब खुद से काम करते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आप खुद को रिकग्नाइज कर रहे होते हो कि मैं किस लेवल तक काम कर सकता हूँ, या मुझ में क्रिएटिविटी कितनी है, या कौन सा वीक एरिया है मेरा, या कौन सा मेरा प्लस पॉइंट है जिस पे काम करके मैं ज़्यादा अचीवमेंट कर सकता हूँ। एम्प्लॉई वांट्स एंड मैनेजर परसेप्शन। आमतौर पे एक टीम को मैनेज करने वाला बंदा की जो परसेप्शन होती है, एक्चुअली एम्प्लॉई की वो वांट्स नहीं होती। एक सर्वे किया गया बहुत बड़ा, उसके रिजल्ट्स ये आपके पास टेबल में दिए हुए हैं। कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको रेट किया गया है। एम्प्लॉई एक्चुअली जो वांट करता है वो उसको कौन से नंबर पे रखता है, और फिर मैनेजर की अपनी परसेप्शन क्या है कि एम्प्लॉय क्या वांट करता है। इफ वी टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग वर्क, एम्प्लॉय कहता है कि इंटरेस्टिंग वर्क मेरा सबसे पहला पॉइंट है, अगर काम इंटरेस्टिंग है तो मैं ये काम करूंगा। जबकि मैनेजर सोचता है ये उसके 5वें नंबर पे आता है, उसके पहले नंबर पे नहीं आता। ये एक कॉमन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ है। देन एप्रिसिएशन, इंटरेस्टिंग वर्क के बाद एम्प्लॉय खुद को रेट करता है कि अगर मुझे अप्रिशिएट किया जाए तो मेरे लिए ये सेकंड फैक्टर है किसी भी काम को करने का। जबकि मैनेजर थिंक्स इट कम्स ऑन नंबर 8। इसी तरह से इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में, उसकी डिसीजन मेकिंग में, उसकी गेन शेयरिंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इसमें एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाए तो एम्प्लॉय हिमसेल्फ थिंक्स कि वो उसका तीसरे नंबर पे आता है, जबकि मैनेजर इसको 10वें नंबर पे रेट करता है। जॉब सिक्योरिटी इज ऑन नंबर 4, जबकि मैनेजर सोचता है कि ये दूसरे नंबर पे है। गुड पे, एम्प्लॉय वांट्स इज ऑन नंबर 5, उसकी रेटिंग 5वें नंबर की है, जबकि मैनेजर की रेटिंग उसकी पहले नंबर पे है। अब इसको हम रिवर्स भी डिस्कस करेंगे। प्रमोशन और ग्रोथ, एम्प्लॉय के लिए 6ठे नंबर पे है, जबकि मैनेजर सोचता है तीसरे नंबर पे। गुड वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय के लिए 7वें पे, मैनेजर के लिए 4थे। लॉयल्टी टू एम्प्लॉय 8वें नंबर पे, और मैनेजर सोचता है उसको 7वें नंबर पे। हेल्प विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, बोथ थिंग्स ऑन नंबर 9। टेक्टफुल डिसिप्लिन 10th नंबर एंड 6th नंबर फॉर मैनेजर। इसको हम दूसरे मैनेजर की परसेप्शन में डिस्कस करें तो मैनेजर सोचता है, या जिसने एम्प्लॉयज को रखा है अपने पास, वो सोचता है कि सबसे पहले नंबर पे एक एम्प्लॉय को चाहिए गुड पे, दूसरे नंबर पे जॉब सिक्योरिटी, और तीसरे नंबर पे उसकी ग्रोथ। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे पहले ये सोचती हैं कि पहले नंबर पे अच्छी पे दे के हम एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करें, फिर उनकी जॉब सिक्योर हो, पॉलिसीज हमारी ऐसी हों कि वो अपनी जॉब में सिक्योर फील करें कि हमें जल्दी नहीं निकाला जाएगा यहाँ से, या ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि डाउनसाइजिंग नहीं करती। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की वांट्स ज़्यादा हैं, ये मैनेजर सोचते हैं या हायर करने वाले सोचते हैं। और तीसरे नंबर पे प्रमोशन और ग्रोथ। वैसे अगर देखा जाए पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में तो शायद एम्प्लॉयज़ भी पहले नंबर पे ये चीज़ें डिमांड करते हैं। ये वाला जो सर्वे है, दिस इज एन इंटरनेशनल सर्वे, जिसमें एम्प्लॉयज़ पहले नंबर पे ये चाहते हैं कि उनका काम इंटरेस्टिंग हो और उनको अप्रिशिएट किया, जबकि मैनेजर ये सोचते हैं कि उनकी अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और अच्छी प्रमोशंस हों, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और ज़्यादा इन चीज़ों को डिमांड करते हैं। तो यू हैव टू थिंक ओवर इट कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है, हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे डिमांड करते हैं और हमारे मैनेजर्स की परसेप्शन की। व्हाट मेक्स अ कंपनी अट्रैक्टिव। कुछ फैक्टर्स हैं जिन एक सर्वे किया गया जिनके ऊपर तो एम्प्लॉयज़ ने अपने
रिस्पॉन्स दिए, हर एक को, किसी ने किसी फैक्टर को चूज किया, किसी ने किसी और फैक्टर को चूज किया। तो उन फैक्टर्स को हम बारी बारी देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज ने, किस परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ने किस फैक्टर को चूज किया। फॉर एग्जांपल, चांस टू वर्क विद अ वेल नोन पर्सन, और कह लें कि वेल नोन कंपनी, उसके लिए 8% रिस्पोंडेंट्स थे। ये 8% लोग चाहते थे कि वो एक वेल नोन बंदे या वेल नोन कंपनी के साथ काम करें। देन ग्लोबल और रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक कंपनी की, जो एक कंपनी का एक कह लें कि छोटा ऑफिस है, फिर कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो उनका जो जॉइंट डिसीजंस हैं, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एम्प्लॉय को कितना इन्वॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए 10% ने रिस्पॉन्ड किया कि उनको उनकी सारी रीजनल या ग्लोबल ऑफिसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कितना इंक्लूड किया जाता है। एनेबल शिफ्टिंग टू अ न्यू फंक्शनल रोल, एक डिपार्टमेंट में एक बंदा काम कर रहा है, उसके कुछ रोल्स हैं, फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है एक नए डिपार्टमेंट में, वो नए रोल्स ले लेता है, तो नई टेक्निक्स सीखता है, न्यू मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है। तो उस 13% ऑफ द सर्वे रिस्पोंडेंट्स टोल्ड दैट दे वांट कि उनके रोल को शिफ्ट किया जाए। कंपनी ब्रांड, टोयोटा, गूगल, इस तरह की कंपनीज, ये जो नाम है कंपनीज के, वो कितना अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज़ 35%। तो 35% लोगों ने कहा कि हमें इस चीज़ की अट्रैक्शन होती है कि ये वाले कंपनी ब्रांड्स हमारी वांट्स हैं। एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? 39%। वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर कितना अच्छा है? 53%। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स 58%। एंड हायर जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 65%। तो ग्लोबली अगर देखा जाए इस सर्वे को, तो उसमें 65% रिस्पोंडेंट्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि हायर जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ऐसी कंपनी में हम जाना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट, जो हम काम कर रहे हैं उसको कंपनसेट कितने अच्छे तरीके से किया जाता है। कंपनसेट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन फॉर्म ऑफ योर बोनसेज, इन फॉर्म ऑफ अप्रेजल्स, रिवॉर्ड्स, इसकी फॉर्म। फिर आता है 53% है वर्क एनवायरनमेंट को। इस तरह से ऊपर को जाते जाएं तो रिस्पांस कम होते जाते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का इंटरनेशनली किस तरफ ट्रेंड है। गिविंग अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, आप के साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, यू बीइंग मैनेजर, आप लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते? नो योरसेल्फ एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, सबसे पहले आपको अपने रोल का पता होगा, पहला पॉइंट। और आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने का, कि आपने जो चीज़ें अचीव करनी है वो कौन कौन सी है। देन सेकंड नंबर पे नो योर एम्प्लॉय एंड लिसन मोर स्पीक, अपने एम्प्लॉयज़ को जाने। ये स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। नो योर एम्प्लॉयज़, उनको सुने। इसका मतलब क्या है अपने एम्प्लॉयज़ को जानने का? एम्प्लॉयज़ का वर्क को जाने, वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो रोल्स दिए गए हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो वर्क में कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ये चीज़ें उनसे लिसन करें। एस्टेब्लिश अ पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, आप जब एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करें तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। एंड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर प्रॉब्लम्स, शेयर द गोल्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अपने एम्प्लॉयज़ के, अपनी टीम के गोल्स और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स शेयर करें कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। व्हेन दे गेट टू नो अबाउट देयर गोल्स, बड़े गोल्स को जब वो जानते हैं तो उनकी मोटिवेशन ज़्यादा होती है कि हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है।
और उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, रिगार्डिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, रिगार्डिंग कंपनी ग्रोथ, कितना इस बार हमने प्रॉफिट अचीव कर लिया है या हमारी हमने कौन कौन से सर्टिफिकेशंस ले ली हैं, ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे तो उनकी मोटिवेशन ज़्यादा होगी कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। दे विल फील विद इन देमसेल्व्स कि हम भी ग्रो कर रहे हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस को मॉनिटर लाजमी करें, उनको उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उनके प्रॉब्लम्स को लिसन करें, उनकी इम्प्रूवमेंट की सजेशंस के ऊपर स्टेप्स भी लें, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करें। तो एक अच्छा मैनेजर हमेशा एक बड़ा क्लियर परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाता है कि ये वाले पॉइंट्स हैं, ये रोल्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको बताता है और उनके ऊपर उनका रिव्यू करता है। रिव्यू मंथली कर लिया या क्वार्टरली कर लिया या कुछ एक पीरियोडिक वे में उनको रिव्यूज करता है कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम ये रोल्स तुम्हें साइन किए गए थे, इतना तुमने अचीव किया। ये एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन है जिसको पॉजिटिव वे में कंडक्ट करना चाहिए, नॉट इन अ वे के उनको डिस्करेज किया जाए, लेकिन उनको बताया जाए कि ये वाले रोल्स हैं, यहाँ तक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं तुम्हारे, तो इसको आगे लेके जाना है या सेटिस्फैक्ट्री है। इट्स मैनेजर्स रोल टू टेल देम। Then develop interesting work, job rotation, enlargement and enrichment. इंटरेस्टिंग वर्क आप उनके लिए क्रिएट करें जो उसको काम करने में वो दिलचस्पी महसूस करे, जॉब रोटेशन करें। मोनोटोनस रूटीन, एक ही तरह के काम करते 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 लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो उनकी जॉब रोटेशन करें, एक को हटा के दूसरे काम पे लगाएं। ऐसे जॉब रोटेशन करने से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरलूप की बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसमें कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये शिफ्ट करते रहते हैं। एक मैनेजर प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उसको हटा के क्वालिटी का मैनेजर बना दिया या किसी को दूसरे यूनिट में भेज दिया, उसको पहले यूनिट में ले आए। तो इस तरह से जॉब रोटेशन जो करते रहते हैं उससे एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहता है। एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट, इसका मतलब एनलार्जमेंट का यह है कि आपको एक ही प्रोसेस के ज़्यादा काम दे दिए जाए। जैसे कि पहले आप फॉर एग्जांपल आप वीविंग के हो, आपको पहले एक डिपार्टमेंट दिया गया है क्वालिटी का, जिसमें आपके पास यान आ रहा है, आप उसकी क्वालिटी चेक करते हो, फिर फैब्रिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाना है तो उसकी क्वालिटी आप चेक करते हो, तो इतना सा काम। एनलार्जमेंट का मतलब है आपको कोई और डिपार्टमेंट का काम भी दे दिया जाए, साथ में आपको प्रोडक्शन फ्लोर का भी काम दे दिया जाए, साथ में आपको मेंटेनेंस का भी दे दिया जाए, तो ये है आपके वर्क की एनलार्जमेंट। एनरिचमेंट ये है कि आपको एक ही जगह के ऊपर हायर रोल्स और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। जैसे कि आप क्वालिटी में बैठे हो, क्वालिटी में आप सिर्फ रिपोर्ट्स को चेक करते हो, आप डिसीजंस नहीं करते, डिसीजन आपका हायर मैनेजर कर रहा है। तो एनरिचमेंट का मतलब ये है कि जो डिसीजन हायर मैनेजर कर रहा है वो भी आपको दे दिए जाए कि आप क्वालिटी रिपोर्ट्स को देखते हुए डिसीजंस भी खुद से ले सकते। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क एनलार्जमेंट करते हैं या वर्क एनरिचमेंट करते हैं तो भी वो मोटिवेट होते हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, क्लियर, कंसाइज एंड टाइमली, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करें, व्हेन एंड व्हाट इज नीडेड, वो एम्प्लॉयज़ के साथ आप कम्युनिकेट करें और क्लियरली उनको बताएं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है वर्क में तो क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनका ये प्रॉब्लम है और इस तरह से इसको सॉल्व करना है, और जब रिक्वायर्ड हो तब उनके साथ कम्युनिकेट करें। एंड सेलिब्रेट सक्सेस, रिकग्नाइज एम्प्लॉयज अचीवमेंट्स विद देम। तो ये वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर्स है फॉर योर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज सर्वेज, एम्प्लॉयज से सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं टू नो अबाउट देयर मोटिवेशन, टू नो अबाउट देयर इन्वॉल्वमेंट। To empower the employees, it is necessary to know the current state of their empowerment. The surveys help the managers to know the current state, employees की motivation state क्या है इस वक्त, identify trends, वो चाहते क्या हैं, measure the effectiveness of program implementation, जो काम वो करना चाहते हैं
उसकी इफेक्टिवनेस कैसी होगी, वो आपको सर्वे से पता चलेगा। जब आपको एम्प्लॉइज़ का ट्रेंड्स पता चलेंगे और उनकी करंट स्टेट्स पता चलेंगी, तो नया कोई प्रोग्राम आप लॉन्च करना चाहते हो, कोई कह लें कि प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर ही एक नया प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी हो सकती है, उस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस कितनी होगी, वो आप उसे मेजर कर सकते हो सर्वे से। आइडेंटिफाई नीडेड इम्प्रूवमेंट्स, जो आपकी प्रोसेस में या कह लें कि एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करने में, उनके साथ आपके कॉन्टेक्ट में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करो और कम्युनिकेशन को इंक्रीज करो, सो दैट वो उसकी उनमें इन्वॉल्वमेंट। An organization should not plan a survey until the managers are ready to use its results. देखिए, कुछ सर्वेज होते हैं, जैसे कि आप एम्प्लॉइज़ के सेटिस्फेक्शन की सर्वे करना चाहते हो, आप कंपनी के या अपनी टीम के अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो, उसके कुछ क्वेश्चंस डेवलप करते हो, वो क्वेश्चंस फिर आप एम्प्लॉइज़ को देते हो कि इसके ऊपर अपने रिस्पॉन्स है। कोई कहता है कि ये काम अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए। अब सर्वे आपने कंडक्ट कर लिया, उसके रिजल्ट्स आपके पास आ गए, आपने एनालाइज कर लिया कि एम्प्लॉइज़ ज़्यादातर ये चाहते हैं, लेकिन आप वो करोगे नहीं बाद में, तो इसका फॉल्स इफेक्ट आता है। एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं कि हमसे पूछा गया है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इनको सॉल्व भी किया जाएगा। अब एम्प्लॉइज़ आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं, जब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनकी आपस में डिस्कशंस होती हैं, तो एक दूसरे को बताते हैं कि इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने कहा है। सपोज कह लें कि आउट ऑफ द वे जाके कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वाटर कूलर नहीं है, यहाँ पे लगना चाहिए। सबने इस चीज़ के ऊपर कहा कि ये होना चाहिए, तो कल को वो लगता नहीं है, वो होता नहीं है काम जिसके ऊपर सर्वे किया गया है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, एम्प्लॉइज़ विल गेट डिमोटिवेटेड। तो मैनेजर सर्वे तब करे जब वो उसके रिजल्ट को यूज़ करे, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करे। एम्प्लॉई सर्वे कैसे किए जाते हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। टीम क्रिएशन, सर्वे डेवलपमेंट, कंडक्टिंग द सर्वे एंड डिटरमिन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले सर्वे कंडक्ट करने वाली टीम बनानी है, फिर सर्वे फॉर्म्स बनाने हैं, जो क्वेश्चंस आपने करने हैं उसका क्वेश्चनर डेवलप करना है, सर्वे कंडक्ट करना है, लोगों को दे के एम्प्लॉइज़ को दे के आपने उनके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं और उसमें से आपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को डिटरमिन करना है। तो टीम क्रिएशन कैसे होती है? क्वालिटी काउंसिल विल क्रिएट अ मल्टी फंक्शनल टीम। तो क्वालिटी सर्वे करने के लिए क्वालिटी काउंसिल या क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, जो भी क्वालिटी का डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो उसकी मल्टी फंक्शनल टीम बनाएगी। मल्टी फंक्शनल टीम मींस डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग उसमें इंक्लूड करेगी, सो दैट सारे डिपार्टमेंट्स को उसमें की ओपिनियन उसके अंदर शामिल हो जाए। द टीम विल डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस, प्लान टू कम्युनिकेट रिजल्ट। वो टीम करेगी क्या कि सबसे पहले सर्वे का ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेगी, फिर जो उस सर्वे करने की रूट कॉज है, क्यों किया जा रहा है, वो करेगी, जो प्रॉब्लम्स एम्प्लॉइज को हैं, जो वजूहत हैं, वो डिटरमिन करेगी, उसके करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करेगी और जो रिजल्ट्स आएंगे सर्वे के, वो कम्युनिकेट किए जाएंगे मैनेजमेंट। सर्वे डेवलपमेंट, क्वेश्चनियर जो बनाना है, एंटायर पॉपुलेशन और सैंपल। अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से कुछ सैंपल एम्प्लॉइज को निकाल के उनसे सर्वे किया जाएगा, या अगर एम्प्लॉइज इतने ज़्यादा नहीं तो सारी पॉपुलेशन, सारे एम्प्लॉइज से सर्वे किया जाएगा। पायलट टेस्टेड, उस क्वेश्चनियर को पहले पायलट टेस्ट किया जाएगा, जो अपनी टीम है उसके मेंबर्स को दे के या कुछ एम्प्लॉइज को दे के उसका टेस्ट किया जाएगा, हाँ ये सर्वे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो क्वेश्चनियर बना है वो ठीक है। जब एम्प्लॉइज के पास जाएगा तो उनका रिस्पॉन्स इसके ऊपर कैसा हो। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट स्टाइल, जॉब एटीट्यूड, वर्क ऑटोनॉमी, इन चीज़ों के बारे में सर्वेस किए जाते हैं कि जो क्वालिटी काउंसिल है वो अपनी टीम के थ्रू ये चीज़ डेवलप करती है, लोगों की ये चीज़ें डिटरमिन करने के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हैं, उनका मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह का है, जॉब एटीट्यूड या उस वर्क ऑटोनॉमी किस तरह की है। कंडक्टिंग द सर्वे, देन यू गो टू कंडक्ट द सर्वे। ये आपका तीसरा स्टेप है, जिसमें पर्पस एंड स्केड्यूल, communication, external team may be hired to conduct the survey and anonymity must be ensured कि एम्प्लॉइज़ की आपने आइडेंटिटी उसमें नहीं बतानी। तो जो भी सर्वेस किए जाते हैं उसमें
जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाता है। देन फाइनली डिटरमिन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि आपने जो सर्वे कंडक्ट किया है उसके रिजल्ट्स आपके पास आ गए, अब उसमें से आपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स देख, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड। बाय एम्पावरमेंट आप एम्प्लॉय को कैसे एम्पावर कर सकते हो। आप टीम का मेंबर है, वो टीम के डिसीजंस कर सकता है, या जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसमें तो खुद से कितने डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ एन एनवायरनमेंट in which people have the ability, the confidence, and the commitment to take the responsibility and ownership to improve the process and initiate the necessary steps to satisfy the customer requirements within well-defined boundaries in order to achieve organizational goals. इसको सेंटेंस को डिसइंटीग्रेट करके अंडरस्टैंड करें। एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग हैव एन एबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट। दे कैन डू, they have confidence to do, and they have commitment to do. क्या? Responsibility and ownership to improve the process. जो काम वो परफॉर्म कर रहे हैं उन उसको इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी लें और उसकी ओनरशिप लें। एंड इनिशिएट द नेसेसरी स्टेप्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जो उनकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, जो सर्कल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दिया गया है, डेफिनेटली एक एम्प्लॉय या एक मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन नहीं कर सकता। तो जो उसकी बाउंड्री ऑफ डिसीजन मेकिंग है या बाउंड्री ऑफ वर्किंग है, उसके अंदर रहते हुए वो कुछ स्टेप्स लेता है जिससे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। द कंडीशंस, three conditions are necessary to create the empowered environment. The first one, everyone must understand the need for change. The system needs to change to the new paradigm. The organization must enable its employees for information, education, and skill, tools for change, and dynamic strategy. तो सबसे पहला स्टेप कि जब आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने जाते हो तो चेंजेस हैं, वो चेंज करने की ज़रूरत को एम्प्लॉय खुद से अंडरस्टैंड कर रहा हो। देन पूरे सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय को अंडरस्टैंडिंग, और एम्प्लॉयज़ उस काम करने के लिए कैपेबल, उनको सारे टूल्स प्रोवाइड किए जाएँ, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के इंडिकेटर्स हों, इंफॉर्मेशन उनके पास शेयर की गई हो, उनको एजुकेट किया गया हो, स्किल उनकी डेवलप की गई हो, और उनको चेंज लाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो नेसेसरी है, वो उनको प्रोवाइड की गई, और एक डायनामिक स्ट्रेटजी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बनी हो वो उनको प्रोवाइड की गई। यहाँ तक जो हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया है वो आपने पेज नंबर 75 to 81 यहाँ तक आपने इसको रीड करना है। इसमें अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो वही डिस्कस अप टिल नाउ। दूसरा लेक्चर आज का हम 10 मिनट के बाद स्टार्ट करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप उसको देख लो। ठीक है, लेट्स हैव अ ब्रेक। अगला 10 मिनट के बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं।